हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर राइस नगर पर। स्टूडेंट्स, आज हम परसेंटेज का अगला पार्ट 14 लेकर आए हैं। इससे पहले के जो 13 पार्ट हैं वो आपके देखे हुए ज़रूर हों, क्योंकि उनमें जो बेसिक बातें बताई गई हैं उन्हीं का आगे से आगे जो वीडियोज़ हैं उनमें यूज़ होता है। इसलिए क्योंकि हमने बेसिक से स्टार्ट किया ना, तो इसलिए पिछली वीडियोस देखने के बाद ही इस वीडियो को देखें, वरना आपको थोड़ी दिक्कत रहेगी समझने में। ओके, तो आज के सवाल सारे अच्छे हैं। पहला क्वेश्चन पढ़िए। इसमें लिखा है कि राम को कुल बिक्री का 12% कमीशन मिलता है। ठीक है, फिर आपको बोला और 15,000 रुपये से ऊपर की बिक्री पर उसे 1% का बोनस भी मिलता है। तो देखो सीधी सी बात है, अगर वो 15,000 से कम की सेल करता है फिर तो उसको कमीशन कितना मिल रहा है, 12%। लेकिन 15,000 से ऊपर अगर वो सेल कर देता है तो उसे 1% जो बोनस है वो और मिलता है, यानी कि 12 की जगह 13 मिलता है। ठीक है, और आपसे पूछा क्या है, तो उसकी कुल आमदनी यानी कि कुल कमीशन बताना है। स्टूडेंट्स, इस सवाल को देखिए कैसे करेंगे। 15,000 है, पहले 15,000 का क्या चाहिए अपने को, 12% चाहिए। तो 15,000 का 12% कैसे निकाल सकते हैं, पहले तो 2 जीरो काट दो, ये बन गया बच्चों 1%। अब ये 1% 150 हो गया, इसको 12 से गुना कर दो तो एक तो जीरो आएगी, और 15 का 12 से गुना होता है 180। ठीक है, और 180 के साथ जीरो लगेगा तो 1800। तो ये 15,000 का कमीशन जो है ना, 15,000 तक वो कितना हो गया बच्चों, वो हो गया 1800। ठीक है ना, क्योंकि टोटल सेल कितनी बताई हुई है इस सवाल में, 80,000। तो 15,000 तक का कमीशन तो हम सीधा ही निकाल सकते हैं 1800। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को दिक्कत आए डायरेक्ट परसेंट निकालने में, तो वो यूँ करे 15,000 गुना 12/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो और ये गुणा करेंगे तो भी क्या आएगा, वही 1800। तो ये 1800 आ गया। अब 80,000 में से 15,000 सेल का तो इतना कमीशन है, बाकी कितने रुपए और रह गए, 80 में से 15 गए 65,000। जो 65,000 है उस पर क्या होगा, 1% बोनस और एक्स्ट्रा मिलेगा। तो 12 और 1 13, तो 13% निकालेंगे। ठीक है ना, तो 13% निकालो किसका, इसका। तो कैसे निकालेंगे, पहले 2 जीरो काट दो, ये बन गया 1%। 65,000 का 1% कितना हो गया, 650। और 13% कैसे निकालेंगे, 13 से गुना कर लेंगे। ठीक है, तो पहले तो ये इसमें से एक जीरो सीधी लगा दी, और फिर रह गया 65 गुना 13। 65 का 13 से गुना करना है, तो 65 का 10 से गुना कर दो 650, और 65 का फिर 13 से करना है तो 3 से और कर दो। 65 का 3 से गुना आता है 195। तो 195 और 650 को जोड़ेंगे तो 845 आ जाएगा, और यानी कि 845 और जीरो है ही है। अगर फिर भी किसी को दिक्कत आए तो वो इस तरह से लिख ले, 65,000 गुना 13/100, वो ऐसे भी कर सकता है, आपकी इच्छा है। ठीक है, अब ये दोनों कमीशन आ गए। 15,000 तक तो इसका इतना कमीशन है और 65,000 तक इतना है, बस इन दोनों को जोड़ दो, उसकी टोटल से मतलब क्या होगी, कमीशन यानी कि आमदनी आ जाएगी उसकी। ठीक है, कितना पे उसको करेगी कंपनी, तो 10,250, इनको जोड़ दिया। ठीक है बच्चों, अब ये तो हमने एक सिंपल तरीका ले लिया, अभी 12% और 13% अलग अलग निकाल के। अपने चाहें तो इसको डायरेक्ट एक और मेथड से भी कर सकते हैं, देखना कैसे कर सकते हैं। हम करते हैं, हमें कितना दिया हुआ है, टोटल सेल कितनी दी हुई है, 80,000। अब 80,000 का आप क्या करो, डायरेक्ट पहले कितना परसेंट निकाल दो, 12%। हालांकि आपको पता है 12% कहाँ तक मिलता है, 15,000 तक। उससे ऊपर कितना मिलता है, 13%। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 80,000 का ही 12% मान लेते निकाल लेते हैं। कहने का मतलब कंपनी उसको कितना, 12% ही दे रही है टोटल पर, यूँ मान लो। तो अब इसका 12% कैसे निकालेंगे, 2 जीरो काटते ही ये हो गया 1%। किसी भी वैल्यू में से 2 जीरो हटाते ही वो 1% बन जाते हैं। तो 1% कितना हो गया, 800। ठीक है, और 800 का 12 से गुणा कर दो तो बच्चों कितना आ जाएगा, 9600। तो देखो, अगर 80,000 का कमीशन 12% के हिसाब से देखें तो कितना बनता है बच्चों, 9600 रुपये बनता है। तो 9600 रुपये कमीशन निकल कर आ गया, लेकिन ये तो 12% है, जबकि आपको पता है कि 15,000 को छोड़कर बाकी 65,000 पर उसे 1% बोनस भी मिलना था। तो आप एक काम करो, किसका 65,000 का, किसका 65,000 का 1% बोनस इसमें और जोड़ दो, बस आंसर आ जाएगा। तो देखो कि 65,000 क्यों लिए, क्योंकि हमने 80,000 का 12% ले लिया, और
और आपको पता है 15,000 से ऊपर पर बोनस 1% एक्स्ट्रा है, तो वो 80,000 में से 15,000 घटाए तो 65,000 रह गए, और 65,000 का 1% सीधा सा है, 2 जीरो हटा दो बस, कितना 650। तो इसका 65,000 का जो 1% है वो कितना हुआ 650। 650 रुपये इसमें और ऐड कर दो बस, और हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 650 को ऐड करते कितना है 10,250। ये लो हमारा आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, अगर 12 की जगह आप डायरेक्ट 13% निकाल कर लेते तो भी आंसर आ जाता। कैसे आता देखो बच्चों, देखो कोई 80,000 का डायरेक्ट 13% निकाले तो कैसे आएगा, पहले 2 जीरो काट दो, 2 जीरो काटते ही कितना आएगा बच्चों 800, ये है 1%। 13 से गुणा कर दो, 13 × 8 104 होते हैं, और 2 जीरो लग जाएगी तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 10,400। तो 10,400 आएगा। अब ये 10,400 क्या है, 13% कमीशन है, जबकि कमीशन कितना होना चाहिए बच्चों इस पर 15,000 तक 12%, उससे आगे 13%। हमने सारे का ही क्या निकाल लिया 13%। इसका मतलब हमें क्या करना चाहिए, 15,000 तक का जो सेल है उस पर हमें 12% लेना है ना, तो एक हमने तो 13 ले लिया, तो एक फालतू लिया हुआ है, एक ज़्यादा लिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं 15,000 का 1% इसमें से क्या कर लेते हैं माइनस। तो अब हम क्या करेंगे 15,000 का 1% कमीशन जो बनते हैं उसे इसमें से माइनस कर देंगे। तो 15,000 का 1% कितना है 150। तो बच्चों इसमें से जैसे 150 घटाएंगे हमारा आंसर वही 10,250 आएगा। तो बच्चों देखो मैंने तीनों वे से आपको ये पूरा सवाल क्लियर करवा दिया है। मेरे हिसाब से कहीं अब आपको दिक्कत इसमें होनी नहीं चाहिए। ओके, अब अपने इसके बाद अगला सवाल लेते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखो आपके सामने स्क्रीन पर है, पढ़ो। देखो इसमें क्या बोला है, यही सवाल है जो हमने अभी किया है, पर उसमें क्या था, टोटल सेल हमें दी हुई थी, हमें सेल दी हुई थी और हमें कमीशन पूछा था। इस बार हमें कमीशन दिया हुआ है और सेल पूछी है, टोटल सेल कितनी की उसने, ये हमें कमीशन दिया हुआ है। ठीक है ना, और वही है, बाकी वही है 12% और 15,000 से ऊपर पर 1%। तो अब अपने इस सवाल को कैसे करें, ये सवाल कैसे होना चाहिए। तो अगर अपने इसको देखना चाहें तो बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप एक काम कर सकते हो, ये जो 7650 रुपये है ये उसका टोटल कमीशन है। अब इसमें क्या है कि 15,000 तक तो 12% लगा हुआ है, और 15,000 से ऊपर कितना लगा हुआ है इसमें बच्चों, इसमें 15,000 से ऊपर पर लगा हुआ है 13%। तो मैं आपसे पूछूं बच्चों, वैसे पहले तो चलो सीधा ही आइडिया लगाओ, 15,000 का 12% हमने अभी निकाला था, 15,000 का 12% पिछले सवाल में कितना आया था 1,800 रुपये। कितना आया था 1,800, और ये कमीशन 1,800 से ऊपर ही है, इसका मतलब उसकी सेल है जो वो 15,000 से तो ऊपर ही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अपने क्या करते हैं, ये 7650 है ना, इसमें 12% और 13% दोनों तरह के कमीशन मिक्स हैं। अपने एक काम करते हैं, सारी रकम को, सारी वैल्यू को क्या बना देते हैं 13% बना देते हैं। कैसे, अब आप यूँ मान लो, देखो इसमें बाकी तो क्या है 13% लगा हुआ है, सिर्फ जो 15,000 है ना 15,000 वहाँ तक कितना 12% ही लगा, यानी कि 1% कम लगा हुआ है। मैं आपसे पूछूं क्या ये 13% कमीशन है, तो आप कहेंगे नहीं सर, ये 13% कमीशन और 12% कमीशन दोनों का क्या है मिक्सचर है, मिक्स है। इसमें से 15,000 तक 12% है और उससे ऊपर का 13% है। तो मैं आपको यूँ कहूँ कि अगर मैं ये बोलूँ कि सारे को 13% बना दो तो क्या करना पड़ेगा, तो भाई 15,000 पर जो 12% लगा हुआ है उस 15,000 का 1% इसमें और जोड़ दो, तो 15,000 का 1% जोड़ते ही 15,000 का भी कितना जुड़ जाएगा फिर टोटल 13%, और उससे ऊपर है वो भी 13% है ही है। तो अपने काम करते हैं, अपने क्या करते हैं इसमें 15,000 का 1% ऐड कर देते हैं। देखो 7650 तो है ही है, उसमें 15,000 का 1%, 15,000 का 1% कितना आता है बच्चों 150। तो 15,000 का 1% 150 क्या करते हैं इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, जैसे इसमें ऐड करेंगे तो बच्चों ये क्या बन जाएगा 7800, 7,800। तो बच्चों ये 7,800 जो बन गया ना, अब ये कितने परसेंट वैल्यू होगी, ये टोटल 13% कमीशन के बराबर होगी, क्योंकि 7650 में 12% और 13% दोनों तरह के कमीशन थे। पर 7800 में क्या हुआ, ये 150 जोड़ते ही सारा जो 15,000 तक 12% था ना, वो 150 जोड़ते ही वो भी क्या बन गया 13% कमीशन। ठीक है, तो 7800 अब किसके बराबर है 13% के, बस सवाल हो जाएगा। अब तो 7800 किसके बराबर रख देंगे बच्चों 13% के, 13 जाएगा नीचे। ठीक है, 13 नीचे जाते ही 13 से कटिंग हो जाएगी,
600 आ जाएगा, और आपसे पूछा है टोटल सेल, गुणा में लगा देंगे 100 लगाते हैं, हमारे सवाल का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बच्चों। तो ये 13 जाते ही देखो ये कटिंग की कितना आया 600 का 100 से गुणा किया 60,000, ये हमारे सवाल का आंसर आ गया बच्चों। ये लो, अब मेरे हिसाब से कहीं कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए, हमने बिल्कुल ईजी वे से इस सवाल को कर लिया है। ओके, अब आगे जो सवाल हैं स्टूडेंट्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल हैं पेपर के हिसाब से। आप देखो किसी परीक्षा में 18% विद्यार्थी गणित में और 16% अंग्रेजी में फेल तथा 12% दोनों विषयों में फेल हुए। यदि कुल 110 विद्यार्थी फेल हुए हों तो कुल फेल हुए विद्यार्थी कितने परसेंट है। आंसर किस में पूछा बच्चों, देखो परसेंट में पूछा, तो इसे 110 की हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब वैल्यू दी है सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए मान लो, क्योंकि हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है बच्चों। अब अपने इस सवाल को कैसे करें, मैं आपको ये सवाल है एक सिंपल वे से ही बता देता हूँ, जहाँ आपको बिल्कुल ही कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी बच्चों, ठीक है। कैसे करना है देखो, इसमें सबसे पहले देखो मैं आपसे पूछूं कि मैथ में कितने फेल हैं, तो आप कहोगे सर 18%, ठीक है मैथ में। इंग्लिश में कितने हैं 16%, और दोनों में कॉमन कितने हैं 12%। इसका मतलब ये 12% बच्चों इसके अंदर भी इंक्लूड है और इसके अंदर भी। तो आप ये याद रखें कि स्टूडेंट तो जो होंगे वो एक बार ही ऐड होने चाहिए, लेकिन यहाँ और यहाँ दोनों में ऐड, यानी कि 18 में भी ये 12% है, 16 में भी ये 12% है, दोनों में शामिल होने का मतलब डबल काउंटिंग हो गई। तो 18 और 16 कितना हुआ 34 में से क्या करेंगे बच्चों, ये 12% जो 2 बार जुड़ गए हैं उसे माइनस कर देंगे, एक बार लेंगे, ठीक है। तो उससे हमारे पास क्या होंगे, टोटल फेल निकल कर आ जाएंगे। तो 18 ये 16 ये जोड़कर और 22 घटाना है, ठीक है ना। और क्यों घटाना है वो मैंने आपको बता दिया, किस लिए घटाना है बच्चों, क्योंकि ये जो 12 है वो दोनों में आ गया, ये 12 इसमें भी है इसमें भी है, इसलिए माइनस कर दिया, ठीक है। तो ये 22% क्या हो गया बच्चों, टोटल फेल। और आपसे सवाल में क्या पूछा बच्चों, देखो आपसे यही पूछा कुल फेल हुए विद्यार्थी कितने परसेंट हैं, ठीक है। अब बात ये आती है कि बच्चों अगर आपको इसमें, क्योंकि अभी मैं सवाल में आपको इसके आज जो आगे जितने सवाल चलेंगे ना वो इसी पैटर्न पर ही चलेंगे, ठीक है। पर आपको इसमें यूँ कह दे बच्चों कि सिर्फ मैथ में फेल, सिर्फ इंग्लिश में फेल, 2 सब्जेक्ट में फेल, या केवल 1 सब्जेक्ट में फेल, कुछ भी बोले आगे, तो कैसे करना है। तो देखो बच्चों इसके लिए मैं आपको वेन डायग्राम से बता रहा हूँ। देखो मैथ में फेल कितने हैं 18% ये वाले, ठीक है। और इंग्लिश में फेल कितने हमारे पास बच्चों, हमारे पास हैं 16%, ठीक है। और दोनों में कॉमन, देखो ये मैथ के लिए सर्कल बना दिया, ये इंग्लिश के लिए बना दिया, और दोनों में जो कॉमन है वो यहाँ बीच में लिख देते हैं। दोनों में कॉमन कितने बच्चों 12%, ये बीच में लिख दिए 12%, ये दिए हुए ना ये वाले, ठीक है। अच्छा अब ये देखो इस 18 मैथ के कितने होने चाहिए 18, उसमें से 12 ये आ गए, तो 18 में से 12 घटा दो, बाकी कितने रह गए 6%। तो वो बच्चों 6% यहाँ लिख देंगे अपने, तो यहाँ कितना लिख दिया हमने 6%। अब देखो ये 16 है, 16 में से 12 तो ये आ ही गए, 16 में से ये 12 आ गए, बाकी कितने रह गए बच्चों 4%। वो 4% वहाँ पर लिख दो। जैसे आप 4% वहाँ लिखेंगे तो देखो अब ये पता क्या है, मैथ में टोटल फेल तो हैं 18, जिसमें से 12 ये हैं और 6 ये हैं। इन 6 का मतलब है ये सिर्फ मैथ में ही फेल हैं, ये सिर्फ 6 जो हैं वो मैथ में ही फेल है, और ये जो 12 हैं ये मैथ में भी फेल है और इंग्लिश में भी फेल हैं। और अच्छा ये जो 4 हैं ये 4 केवल इंग्लिश में ही फेल है। हालांकि अपना आंसर तो यहाँ आ गया, पर आगे सवालों के लिए वेन डायग्राम अच्छे से समझ आया हुआ हो तो कुछ भी पूछने पर बताए जा सकते हैं। अब मान लो आपको मैं यूँ सवाल कह दूँ कि देखो जैसे इसमें बोला है यदि कुल 110 विद्यार्थी फेल हुए हों, ठीक है। अब तो यहाँ पर कुल कितने बन रहे देखो 12 और 6 18 और 4 22, ये देखो यहाँ भी 22 है, ये देखो 12 और 6 18 और 4 22, यहाँ से देख लो तो भी 22 है, इनको जोड़ें तो भी 22 है। तो 22% किसके बराबर हो जाएगा बच्चों 110 के। अब जो मर्जी पूछे, ठीक है, 22 नीचे चला जाएगा 110 के, टोटल स्टूडेंट पूछे तो गुणा में 100, पास पूछे तो 22% फेल हैं तो पास कितने होंगे 78%, फिर 78 का गुना हो जाएगा। तो बच्चों इस तरह से अपने कैलकुलेशन को आगे कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने को इसमें तो टोटल फेल पूछे थे, तो 6 ये 12 ये और 4 ये, तो इनको जोड़ने पर कितना आया 22%। ये हमारे सवाल का आंसर हो गया बच्चों, ठीक है। तो अब अपने इसके बाद अगला सवाल लेंगे, ठीक है।
देखो अगला सवाल, यही सवाल है, बस इसको एक स्टेप आगे पूछ लिया। देखो इसमें बाकी सब वही है, 18, 12 और ये 16 सेम है, वही 110 कुल फेल हैं। तो आपसे पूछा केवल मैथ में फेल। अब देखो यहाँ पर यही ध्यान रखना है, आपसे पूछा क्या है, केवल मैथ में फेल विद्यार्थी। तो देखो सीधी सी बात है, टोटल फेल पूछे होते तो हम पहले ऐसे ही निकाल लेते टोटल फेल, तो ठीक है ना, टोटल फेल हमसे पूछा नहीं। अब मैं आपको कहूँ वेन डायग्राम से, क्योंकि हमें किस पर जाना है, केवल गणित में फेल। तो केवल गणित में फेल कैसे निकालेंगे, वेन डायग्राम से निकाल लो। बाकी तो सीधा भी निकाल सकते हैं। 18% टोटल फेल हैं, उसमें से 12 दोनों में फेल हैं, तो 18 में से 12 घटा दो, बस कितना आ गया, 6। ठीक है, तो 6% किस में होगा, केवल मैथ में फेल। ठीक है, लेकिन अपने वेन डायग्राम से सीख लेते हैं बच्चों, तो सारी बातें कवर हो जाती हैं। इसलिए आपको मैं इससे दोबारा एक बार बता रहा हूँ। देखो इतना हमने सीखा था, मैथ में फेल 18, इंग्लिश में 16, दोनों में 12। ठीक है, केवल मैथ में फेल कितने हुए, 6%। फिर केवल इंग्लिश में कितने हुए, 4%। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना, देखो ये 6 हो गए, ये 12 हो गए, ये 4। मैं आपसे पूछूँ केवल मैथ में फेल ये रहे, और आपसे पूछूं टोटल फेल, कुल फेल, तो कुल फेल इनको जोड़ लेंगे 22, या ये हमारे पास पड़ा है। और हमें सवाल में वैल्यू दी हुई है कुल फेल की। देखो ये जो हमारे पास 110 दिया हुआ है बच्चों, ये 110 का एक का दिया हुआ है, देखो आप ध्यान से, 110 है कुल फेल, तो ये किसके बराबर है, 22% के। या इनको जोड़कर 22% निकाल लो, बात एक की है। ठीक है, इनको जोड़कर निकालो तो भी क्या आएगा, 22%। तो 22% किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, 110 के। और हम क्या करते हैं, पहले तो ये डाटा ही रखते हैं। देखो 22% बराबर 110, 22 चला जाएगा बच्चों नीचे, इनटू में क्या लगाएंगे, जो पूछा है केवल मैथ में फेल, कौन से, 6, ये हमारे पास क्या होंगे, गुना में आ जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फेल केवल किस में, मैथ में। मैथ में फेल के लिए बस क्या करेंगे, ये इसके साथ यहाँ पर गुना में लगा देंगे। ठीक है, और ये इसके नीचे आएगा, तो ये कटिंग कर दो, आ जाएगा 5 का 6 से गुणा कर दो बच्चों, कितना है यहाँ, 30। अगर आपसे पूछा था केवल इंग्लिश में फेल बताओ, ये पूछ ले, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये 4 का गुणा कर देते हैं। आपसे पूछा होता कि कुल स्टूडेंट्स कितने हैं, तो यहाँ 100 का गुणा हो जाता। आपसे पूछा होता कुल पास हुए स्टूडेंट्स कितने हैं, पास, तो आप क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास कितने थे, 100 में से फेल कितने थे, 22%, तो पास कितने हुए, 78%। तो बच्चों यहाँ 78 का गुणा कर देते, तो जो पूछा है उसके हिसाब से यहाँ पर गुणा आ जाता है। ठीक है, ये सवाल हो गया बच्चों। अब अपने इसी में देखो थोड़ा और आगे सवाल को पढ़ो, कैसे होगा। देखो सवाल देखो अगला जो सवाल है उसको पढ़ो। उसमें पूछा क्या है, पास होने वाले पूछ लिए बच्चों। ठीक है, क्या पूछ लिए, ये देखो, बाकी तो वही डाटा है, इसलिए ज़्यादा मैं नहीं बता रहा क्योंकि हम ये पहले पढ़ चुके हैं। इसमें बोला है दोनों विषयों में फेल हुए, और यदि केवल एक विषय में फेल होने वाले 110 विद्यार्थी। अब देखो पिछले सवाल में 110 क्या थे, फेल होने वाले विद्यार्थी, और अब की बार क्या बोला है, केवल एक विषय में फेल। यानी कि ये जो 110 है ना, ये 110 ये क्या है, सिर्फ एक सब्जेक्ट के फेल हैं। ठीक है, और पूछा है क्या है, कुल पास होने वाले विद्यार्थी कितने हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, जितना हमने पहले सीखा है उसी बेस पर सारा हो जाएगा। ठीक है, कैसे, देखो सबसे पहले टोटल फेल या तो यूँ निकालो, मैंने बताया था 18 और 16 जोड़ के, और ये कॉमन 12 है जो, ये माइनस कर दो, तो 22% आ जाएगा। अगर कुल फेल 22% है तो मैं आपसे पूछूं पास कितने हो जाएंगे। ठीक है, तो 78%, 100 में से 22 घटा के। अच्छा, या तो ये यूँ निकाल लो, या फिर अपने क्या करें, वेन डायग्राम, क्योंकि वेन डायग्राम है वो सीधा हमने पहले सीख लिया, तो मैं सीधा ही बता देता हूँ। मैथ में 18, इंग्लिश में 16, दोनों में कितने हैं, 12। 18 में से 12 घटा दो, सिर्फ मैथ में कितने हो गए, 6, और सिर्फ इंग्लिश में कितने हो गए, 4। ठीक है बच्चों, अब आप ये देखो, ये कौन से हैं जो सिर्फ मैथ में फेल हैं, ये कौन से हैं जो सिर्फ इंग्लिश में फेल हैं। अब हमें जो ये डाटा दिया 110, ये 110 क्या है, ये 110 हैं सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल। तो देखो एक सब्जेक्ट में फेल 6 ये हैं, 4 ये हैं, तो बच्चों ये दोनों मिला लो, तो ये दोनों मिलाकर कितने हो गए, 10%। तो बच्चों ये 10% क्या हो गए, सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल, यानी कि 110 के बराबर। बस हमें ये पता लग गया 110 किसके बराबर है। अब हम सवाल को क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे जो हमें पूछा है। ठीक है, तो टोटल फेल की ज़रूरत हो तो 22, तो ये 22 या तो यूँ निकालो या यहाँ से निकाल लो, 6, 12 और 4 को जोड़ के। अब आपसे पूछे पास कितने हुए, तो 100 में से ये 22 माइनस कर दो, 22 ये वाले माइनस करेंगे तो क्या होगा,
ये 78 आ जाएगा, 100 में से 22 गया। तो ये हमारे पास क्या आ गए बच्चों, पास आ गए। अब हमें किसकी ज़रूरत है, 110 किसके बराबर है ये पता लगाने की। और ये 110 क्या है, केवल एक सब्जेक्ट में फेल। और एक सब्जेक्ट में फेल कौन कौन से हैं, ये 6 और ये 4, ये सिंगल सब्जेक्ट वाले हैं। तो 6 और 4 जोड़ा तो कितना हुआ 10%, और ये 10% 110 के बराबर, ठीक है। 10 गया नीचे, इनटू में क्या करेंगे बच्चों, आपसे पूछा है 5, तो 78 का क्या कर देंगे गुणा, क्योंकि आपसे पूछा टोटल 5 स्टूडेंट्स। तो बच्चों ये 0 से 0 काट दो, 11 का 78 से गुणा करो, 11 का 10 से गुणा किया 780, 780 में 78 और जोड़ दो, कितना आ जाएगा 858। तो हमारे सवाल का आंसर आ गया बच्चों। ये लो अच्छे से देखो इस सवाल को, कहीं कोई कन्फ्यूजन होनी नहीं चाहिए। तो बच्चों देखो अगला सवाल है वो थोड़ा सा बदल कर है। थोड़ा सा बदलने का मतलब क्या है, जैसे इसमें फेल देकर पूछा था, पर अगले सवाल में देखो किसी परीक्षा में 84% विद्यार्थी गणित में और 75% विद्यार्थी किसमें, अंग्रेजी विषय में पास हुए। यदि कुल 70% विद्यार्थी पास हुए हों तो दोनों विषयों में फेल होने वाले विद्यार्थियों का परसेंट कितना, आंसर परसेंट में पूछा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है निकाल देंगे। पर मेन बात ये है यहाँ पर ध्यान रखने की कि हमें पास दिए हैं, जबकि हमने पहले जो सवाल किए थे वो फेल वाले थे। तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, जितने पास हैं उन्हें 100 में से घटा दो तो वो किस में बदल जाएंगे, फेल में बदल जाएंगे। तो हमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि हमने फेल से सीखा है तो हम उसी से कर लेते हैं सीधे ही। कैसे, मैं आपको कहूँ मैथ में पास कितने हैं तो आप बताओगे 84%। मैं आपसे पूछूं मैथ में फिर फेल कितने हो जाएंगे तो आप बताओगे मैथ में फेल 100 में से ये घटाया 16%। बच्चों समझाने के लिए सब कुछ लिखता हूँ मैं, आप तो डायरेक्ट बिना कॉपी पेन माइंड में बस सोच लो, ठीक है। इंग्लिश में पास कितने दिए बच्चों, ये रहे 75%, ठीक है। तो मैं आपसे पूछूं फेल कितने हो गए इंग्लिश में, तो 100 में से माइनस कर दो, कितना 25%। अब ये सवाल ही हो गया, मैथ में फेल 16%, ठीक है। इंग्लिश में फेल कितने हैं 25%। अच्छा टोटल अपने को पास दिए हैं 70, तो टोटल फेल कितने हो जाएंगे, देखो टोटल पास 70 दिए हैं तो टोटल फेल कितने हो जाएंगे, 100 में से 70 घटाओ 30। अब पूरा डाटा समझ लेना, क्या मैथ में फेल है 16%, इंग्लिश में फेल है 25% और टोटल फेल है 30%। मैं आपको यूँ कहूँ कि मेरे को मैथ में जो पास हैं उनकी लिस्ट दो, तो आपने मेरे को एक लिस्ट दे दी जिसमें 16 यानी कि 16%, मैं 16 ही बोल रहा हूँ, 16 नाम थे। आपने इंग्लिश की मेरे को लिस्ट दे दी, उसमें 25 नाम है। मैंने 16 और 25 को जोड़ा और मैंने देखा 16 और 25 जोड़ा तो कितना है जोड़कर 41। मैंने आपको कहा कि भाई इन 41 स्टूडेंट्स को मेरे पास लेके आए हो जो फेल हुए हैं। तो मेरे पास आप कितने स्टूडेंट को लेके आए, 30 को ही। क्यों, क्योंकि फेल तो 30 है। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि बताना भाई ये 30 क्यों लेके आए आप मेरे पास, जबकि फेल तो जोड़ने पर, इन दोनों को जोड़ने पर तो कितने बनते हैं, इनको जोड़ने पर तो 41 बनते हैं, ये 30 क्यों है। तो फिर आप जवाब दोगे कि सर आपके पास जो 2 लिस्ट हैं उनमें नाम अलग अलग हैं और इन दोनों लिस्ट में कुछ नाम क्या है कॉमन है, यानी कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो मैथ में भी फेल हो गए और इंग्लिश में भी फेल हो गए। तो मैं आपसे पूछूं कितने हो गए बताना, तो आप क्या करेंगे, ये जो 41 है उसमें से 30 घटा दो, कितने बच गए 11। आप कहोगे कि सर 11 नाम ऐसे हैं जो इस लिस्ट में भी है और इस लिस्ट में भी है, यानी कि दोनों में क्या है कॉमन है बस। और यही हमें क्या था पता लगाकर और आगे सवाल पर बढ़ना था, ठीक है। तो ये देखो किस में फेल, मैथ में और इंग्लिश में, दोनों में फेल। कैसे निकालेंगे, 16 ये वाला और 25 ये वाला और उसमें से ये 30 माइनस कर देंगे, कितना है बच्चों 11%। अब ये 11% क्या है बच्चों, ये 11% है किसमें, दोनों विषय में फेल होने वाले विद्यार्थी। ये हमारा आंसर आ गया बच्चों, बस यही पूछा था हमसे, दोनों विषयों में फेल होने वाले विद्यार्थियों का परसेंट। पर बच्चों इसमें और कुछ आगे पूछ ले, केवल एक सब्जेक्ट में, केवल मैथ में, केवल इंग्लिश में, ऐसे, तो अपने क्या करेंगे वैन डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। तो इसमें पूछा नहीं है लेकिन और पूछ ले, इसलिए मैं आपको यहाँ वैन डायग्राम से बता देता हूँ सारी बात। तो अपने देखो मैथ में फेल कितने, ये रहे 16%, ठीक है। और इंग्लिश में फेल कितने हैं 25%, ठीक है ये वाले। और जो दोनों विषय हैं उसमें फेल कितने हैं, ये 11%, यहाँ बीच में लिख दिए। 16 में से 11 घटा दो बच्चों, 16 में से 11 घटाते कितना आ जाएगा 5%, और 25 में से ये 11 घटा दो तो यहाँ कितना आ जाएगा 14%। तो आप देखो
ये 14, ये 11 और ये 5 जोड़ें तो ये कितना बन जाता है, ये जोड़ने पर बन जाता है 30%। तो ये देखो 30% ये हमारे पास क्या है, फेल है। अब मैं आपसे पूछूं केवल मैथ में फेल बताओ तो ये रहे 5%, केवल इंग्लिश में फेल बताओ तो ये रहे 14%, केवल एक सब्जेक्ट में फेल बताओ तो एक सब्जेक्ट में फेल, ये दोनों जोड़ दो, 14 और 5 19। ओके, आगे समझ, कहीं कोई दिक्कत है, आपको लगता है कोई कन्फ्यूजन है तो दोबारा देख लेना इस क्वेश्चन को वापस चलाकर। ओके, अब देखो यही सवाल, यही डाटा पर अब वैल्यू दे के और कोई सवाल में वैल्यू पूछी होगी। देखो अब की बार वही सेम है, सब कुछ वही दिया है, ठीक है। बस सवाल में दिया क्या है, यदि दोनों विषयों में 44 विद्यार्थी फेल हुए हों, यानी कि अपने को 44 दिया है, वो क्या है, दोनों सब्जेक्ट के फेल हैं, जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए वो हैं। तो हमें तो सिर्फ ये पता लगाना है ये 44 किसके बराबर हैं। और पूछा क्या है, केवल एक विषय में फेल होने वाले विद्यार्थी, केवल एक सब्जेक्ट वाले आपसे पूछे हैं, जो फेल हुए हैं वो निकालने हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, पिछले सवाल में जितना किया था उतना तो अपने जल्दी से ले लेते हैं। कैसे, मैथ में 84% पास, फेल कितने हुए 16%, इंग्लिश में पास 75%, फेल कितने हुए इंग्लिश में 25%। बच्चों ये पिछले सवाल में मैंने करा दिया इसलिए जल्दी से ले रहा हूँ इसको, ठीक है। टोटल पास 70%, तो टोटल फेल कितने हुए 30%। अब 16 ये 41, 25 ये हो गया 41, 41 में से फेल वास्तव में है 30, घटा दें तो कॉमन आ जाएंगे, यानी दोनों सब्जेक्ट के कितने आ गए 11%। अब वेन डायग्राम में ले लेते हैं, मैथ में कितने हैं बच्चों, देखो 16%, इंग्लिश में कितने हैं 25%, यही 16 और 25 को लिखें। दोनों में कितने हैं, बीच में लिख देते हैं कितने, ये दोनों में है हमारे पास कितने 11%, ठीक है। 16 में से 11 घटा दो तो यहाँ पर केवल मैथ के आ जाएंगे 5%, केवल इंग्लिश के क्या आएंगे, वो 25 में से 11 घटा दो 14%। बच्चों इतना हमने पिछले सवाल में सीखा था। अब देखो सवाल में वैल्यू क्या है, ये सारा मैं यहाँ से मिटाकर और फिर बता रहा हूँ आपको। देखो आपको दिया है दोनों विषयों में फेल कितने 44, और यहाँ पर देखो दोनों विषयों में फेल ये रहे कितने 11, यानी कि वो जो 44 है वो किसके बराबर है बच्चों 11% के। और आपसे पूछा केवल एक सब्जेक्ट में फेल, केवल एक में फेल ये दोनों हैं, इनको जोड़कर यानी कि 14 और 5 कितना है 19, इनको क्या करेंगे जोड़कर गुणा में लगा देंगे तो हमारे सवाल का आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो देखो कैसे होगा, 11% किसके बराबर 44 के बराबर, ठीक है, ये गया नीचे। अब आपसे पूछा है फेल किसमें, केवल एक सब्जेक्ट में, तो 5 और 14 कितना 19, ये गुना में आएगा। तो देखो सॉल्व करने पर कैसे आएगा, देखो 44 बटे 11 कटिंग कर दो, आ गया 4, और ये 14 और 5 19, ये यही वाला 19 का क्या किया यहाँ पर, ये वाला गुना किया है, ठीक है। 19 का 4 से गुना किया, कितना है बच्चों 76। ये हमारे सवाल का आंसर आ गया बच्चों। कोई डाउट है, कन्फ्यूजन है तो अच्छे से फिर देख लेना सवाल को, ठीक है। अब हम इसके बाद अगला सवाल लेते हैं जो इसी तरीके का है, थोड़ा सा अलग है। एक होटल में 72% लोग कॉफ़ी पीते हैं और 69% लोग चाय पीते हैं। यदि प्रत्येक व्यक्ति चाय या कॉफ़ी अवश्य पीता है तो चाय व कॉफ़ी दोनों पीने वाले लोगों का परसेंट, अब यानी कि आंसर सिर्फ परसेंट में देना है। अपने तो सारा कुछ ही सीख लेंगे, चाहे परसेंट में पूछे चाहे वैल्यू में। तो सबसे पहले क्या करना है बच्चों, मैं आपसे पहले तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, फिर वेन डायग्राम से ले लेंगे। डायरेक्ट ये है कि देखो चाय और कॉफ़ी वाले कितने हैं, तो आपको पता है चाय वाले कितने हैं, वहाँ देखो 69, कॉफ़ी वाले कितने हैं 72, इनको जोड़ लो बच्चों। जैसे ही जोड़ेंगे तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा बच्चों कितना 141। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि 141 है, जबकि आपको क्या दिया हुआ है बच्चों, आपको दिया हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति चाय या कॉफ़ी अवश्य पीता है। प्रत्येक व्यक्ति चाय या कॉफ़ी अवश्य पीता है, इसका मतलब क्या है कि चाय और कॉफ़ी पीने वाले टोटल 100% लोग होने चाहिए। जो भी होटल में है ना वो चाय या तो चाय पिएगा या कॉफ़ी पिएगा, कुछ ना कुछ ज़रूर पिएगा, ठीक है। और वैसे कितने बन रहे हैं, ये 69 है, ये 72 है, टोटल मिलाकर 141% बन रहे हैं ये, ठीक है। 141% में से ये कितने 100% होने चाहिए, 141% बन रहे हैं। तो जितने भी लोग ऊपर चले गए 100 से, 141 है ना, 100 से जितना टोटल क्या चला गया ऊपर, वही क्या है
दोनों में कॉमन है, ठीक है ना, क्योंकि ये जोड़ 100% से ऊपर नहीं होना चाहिए था, 100 से ऊपर चला गया। किसकी वजह से? क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो चाय भी पी रहे हैं और कॉफ़ी दोनों ही पी रहे हैं, दोनों में क्या है, कॉमन है। और वो कॉमन कैसे निकलेगा? बस 141 में से क्या करना है अपने को, 100 घटा देना है। तो 141 में से 100 घटा देना है, ये वाला 100, ठीक है ना। आप एक याद रखना कि हमें इस सवाल में ये जो कंडीशन दी है, ये कंडीशन की वजह से ही 100 घट रहे हैं। अगर ये कंडीशन ना होती तो 100 नहीं घटता, क्योंकि आगे सवाल आएगा वहाँ आपको समझ आ जाएगा, कंडीशन बदलने पर सवाल में वैल्यू अलग घटानी पड़ेगी। ओके, अब देखो ये घटाते कितना है, 41%। अब 41% तो आ गया। अब मैं आपको कहूँ इसको वेन डायग्राम से सारा क्लियर कर लो, क्योंकि कुछ और भी तो पूछ सकते हैं। बाकी तो आपका आंसर तो ये आ गया, आपसे इतने पूछे हैं, पर वेन डायग्राम से सब कुछ सीख लो ताकि कुछ मर्जी पूछे भले। तो अपने क्या करते हैं, पहले लिखते हैं कॉफ़ी कितना, 72%, ये कॉफ़ी। और चाय पीने वाले कितने हैं, 69%। और दोनों में कॉमन कितने, ये हमने निकाल दिए, कितने, 41, ये बीच में लिख दिया। 72 में से ये 72 होने चाहिए, उसमें से ये 41 आ गए, बाकी कितने बच गए, 31 इधर लिख दिए। ये कितना है, 69, 69 में से ये कितना आ गया, 41, बाकी कितने आ गए, 28, वो यहाँ लिख दिए। तो बच्चों अगर अपने इन्हें जोड़ें तो ये 100 ही बनेगा। पर मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ केवल कॉफ़ी पीने वाले कितने हैं, तो केवल कॉफ़ी पीने वाले हैं 31%। केवल चाय पीने वाले कितने हैं, तो आपका आंसर होगा 28%। अब मैं अगर वैल्यू दे के सवाल पूछता कोई, मैं जैसे कहता केवल कॉफ़ी पीने वाले 62 जने हैं, तो केवल चाय पीने वाले बताओ, तो उस 62 को इस 31 के बराबर रख देते हैं, 31 नीचे चला जाता। केवल चाय वाले पूछें तो गुना में 28 लगा देते हैं। तो बच्चों ये सवाल इससे निकल जाता, ठीक है। तो मैंने आपको वेन डायग्राम इसीलिए बताया ताकि कुछ और पूछें घुमाकर वैल्यू देकर तो आप उसे कर पाएँ, क्योंकि आगे जो सवाल है वो इसी तरीके का है, उसमें दिया हुआ है, उसमें आप पढ़ लो। देखो बाकी डाटा वही है, सेम 72, 69 सब कुछ वही, प्रत्येक व्यक्ति चाय या कॉफ़ी अवश्य पीता है। लेकिन आगे क्या दिया है, यदि केवल चाय पीने वाले लोग कितने हैं, 84। तो हमने अब जितना सवाल को अभी किया था वो सारा उतना का उतना तो हमें करना ही है। उससे आगे इसमें घुमाकर, जो घुमाने का मतलब यहाँ पर एक वैल्यू और दे दी, उस 84 वैल्यू को किसके बराबर रखना है, बस इतना पता लगाना है। और ये 84 क्या है बच्चों, ये केवल चाय पीने वाले लोग हैं, तो हमें केवल चाय पीने वाले तक पहुँचना है। तो देखो पहले तो हम जितना पहले कर लिया, देखो चाय और कॉफ़ी को जोड़ लो, जोड़ा तो कितना है, 141%। और हर एक व्यक्ति क्या पीता है, चाय या कॉफ़ी ज़रूर पीता है, तो टोटल कितने हो गए, 100% लोग, ठीक है। 141 में से 100 घटा देंगे तो चाय या कॉफ़ी दोनों पीने वाले आ गए, क्योंकि जोड़ 100 से ऊपर इसीलिए जा रहा है क्योंकि दोनों में कॉमन भी हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों पी रहे हैं, इसीलिए जोड़ क्या चला गया, ऊपर चला गया, ठीक है। और वो कितने हैं बच्चों, वो कैसे आएंगे, 141 में से 100 घटा दो, 41%, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, वेन डायग्राम से और ले लेते हैं। कॉफ़ी पीने वाले 72, चाय पीने वाले 69, दोनों पीने वाले ये रही 41, और ये इसमें से घटा दो तो ये आ गया 31, इसमें से ये माइनस कर दो 69 में से 41, तो कितना आ जाएगा, 28%। अब मैं आपको कहूँ, देखो सवाल में क्या है, ये 84, तो ये सवाल में 84 क्या है, केवल चाय पीने वाले। तो देखो केवल चाय पीने वाले कितने हैं यहाँ पर, 28। तो ये जो 28% है ना, 84 के बराबर है। और पूछा क्या है, केवल कॉफ़ी पीने वाले, यानी कि ये आपसे पूछे हैं, ठीक है ना। तो पहले आप क्या करोगे, 28% किसके बराबर, 84 के बराबर, ये नीचे गया, केवल कॉफ़ी पीने वालों के लिए गुणा में क्या आ जाएगा, 31। और बच्चों ये कटिंग कर दो, ये कितना आया, 3, 31 का 3 से गुणा किया तो कितना है बच्चों, हमारे पास आंसर आ गया 93। तो ये हमारे सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया बच्चों, ठीक है। तो ये सवाल इजी सवाल था, इसको अच्छे से आप सीख लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों पेपर के हिसाब से, ठीक है। अब हम अगला सवाल लेते हैं। देखो अगला सवाल कैसे होगा, अगला सवाल है एक, अब देखो ऐसा ही है, वो होटल में चाय और कॉफ़ी का दे दिया था, अब एक स्कूल में किस पर, हॉकी और क्रिकेट पर दे दिया। 72% छात्र क्या खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, और 69% क्रिकेट खेलते हैं, और 12% छात्र कोई खेल नहीं खेलते हैं। देखो पिछले सवाल में कंडीशन थी प्रत्येक व्यक्ति चाय या कॉफ़ी अवश्य पीते हैं, लेकिन इस बार कंडीशन बदल दी। इस बार कंडीशन क्या दे दी कि 12% छात्र कोई खेल नहीं खेलते हैं। तो हमने पिछली बार 141 में से 100 घटाया था, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति क्या कर रहा था, चाय या कॉफ़ी ज़रूर पी रहा था। लेकिन इस बार क्या 12% जो है वो प्लेयर नहीं है, तो इनको छोड़ना पड़ेगा अपने को।
प्लेयर कितने आ जाएंगे, 100 में से 12 घटा के 88%। तो देखो सवाल को अगर अपने पूरा चालू करते हैं, देखो कैसे किया जाएगा। देखो सवाल है हॉकी और क्रिकेट, हॉकी वाले कितने हैं 72, क्रिकेट वाले हैं 69, जोड़ा तो कितना है बच्चों, वही 141 जो पिछले सवाल में था वैसे ही जोड़ है ये। 12% कोई खेल नहीं खेलते, तो फिर खिलाड़ी यानी कि प्लेयर कितने मैं आपसे पूछूं तो 100 में से 12 को छोड़ दो क्योंकि ये खेलते नहीं, कितने 88%। वैसे तो जोड़ बन रहा है 141%, और जबकि होना क्या चाहिए प्लेयर, ये इनके हिसाब से तो जोड़ बन रहा है 141, यानी कि प्लेयर इतने होने चाहिए 141%, जबकि प्लेयर वास्तव में कितने हैं 88% ही हैं। तो आप क्या करोगे बच्चों, 141 में से 88% घटा दो, क्योंकि 88 से जितनी भी ऊपर चलेगी वैल्यू वही दोनों में क्या है कॉमन है। मतलब वो स्टूडेंट जो हॉकी और क्रिकेट दोनों खेल खेलते हैं उनकी संख्या आपके पास निकल कर आ जाएगी। तो ये देखो हॉकी व क्रिकेट दोनों खेलने वाले विद्यार्थियों का परसेंट कैसे आएगा, इस 141 में से अब की बार 100 नहीं घटाना बच्चों, कितना घटाना है 88 घटाना है। तो जैसे ही आप ये घटाएंगे कितना आएगा 53%। तो हमारे सवाल का आंसर आ गया 53%। तो बच्चों हमसे सिर्फ यही पूछा था दोनों खेल खेलने वाले छात्रों का परसेंट, पर मैं आपको वेन डायग्राम से सारा कुछ बता देता हूँ, चाहे इसमें कुछ मर्जी पूछ ले, हमें हर एक बात का पता होगा। तो वेन डायग्राम के लिए पहले क्या करते हैं, अपने यहाँ पर हॉकी वाले लिखते हैं। देखो हॉकी वाले कितने हैं हमारे पास 72, फिर क्रिकेट वाले लिख लो कितने हैं 69, ठीक है। फिर हमें ये पता लग गया दोनों खेल खेलने वाले कितने हैं 53%, वो यहाँ पर बीच में आ जाएगा 53। अब देखो ये 72 में से 53 तो ये आ गए, बाकी कितने बचे हैं वो यहाँ साइड में लिख लो, इधर कितने 19%। 69 में से 53 ही आ गए, बाकी कितने रह गए बच्चों 16% रह गए। अब मैं आपसे पूछूं हॉकी खेलने वाले कितने हैं तो 72%, केवल हॉकी खेलने वाले पूछूं तो 19%। मैं आपसे पूछूं क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं 69%, और फिर पूछूं केवल क्रिकेट खेलने वाले तो 16%। अब आप देखो सवाल में आपको मैं कुछ वैल्यू दे दूं कि केवल हॉकी खेलने वाले 38 हैं तो वो इसके बराबर हो जाएंगे, और क्रिकेट खेलने वाले पूछूं तो इसको नीचे ले जाएंगे और वो गुणा में लगा देंगे केवल क्रिकेट वाले। ठीक है बच्चों, तो ये हमने पूरा सवाल सॉल्व कर लिया है। अब आगे जो सवाल है वो इसी को एक स्टेप आगे बढ़ाकर पूछा हुआ है। आप देखो क्या है, डाटा सारा वही है, देखो 72 69 वही 12% सब कुछ वही है। फिर केवल हॉकी खेलने वाले विद्यार्थियों कितने हो 76। अब देखो यहाँ पर 76 है ना, वो कौन से स्टूडेंट है केवल हॉकी खेलने वाले। तो कुल खिलाड़ी कितने, ये ध्यान रखना, कुल खिलाड़ी मतलब प्लेयर्स पूछे हैं, कुल छात्र नहीं पूछे, ध्यान रखना गलती नहीं हो जाए, कुल छात्र नहीं पूछे कुल खिलाड़ी पूछे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, हम क्या करते हैं, अब ये पिछला सवाल है तो पिछला डाटा तो जल्दी से लिख लेते हैं। 72 ये 69 ये अगर अपने जोड़ें 141, वास्तव में आपको पता है ये परसेंट में है तो परसेंट लगाना तो लगाओ, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। 12% ने कोई खेल नहीं खेला तो प्लेयर कितने हो गए 88%। देखो बच्चों पिछले सवाल में समझा चुका हूँ इसलिए जल्दी से बता रहा हूँ, ठीक है। तो हॉकी और क्रिकेट दोनों खेलने वाले कितने होंगे तो 88 प्लेयर होने चाहिए, और प्लेयर का जोड़ ये आ रहा है, तो इसका मतलब 88 से जितना ऊपर चला गया वो दोनों में क्या है कॉमन है। तो 141 में से 88 घटा दो कितना आया 53%। तो 53% क्या हो गए बच्चों 53% दोनों खेल खेलने वाले हो गए। वेन डायग्राम में आ जाओ क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी। ये 72 क्रिकेट वाले 69 दोनों में कॉमन 53, 72 में से 53 घटा दो 19, 69 में से 53 घटा दो 16। अब आप देखो सवाल में ये क्या है केवल हॉकी वाले, और केवल हॉकी वाले ये रहे कितने 19%, तो ये 19% के क्या हैं बराबर, ठीक है। और आपसे पूछे क्या है कुल खिलाड़ी कुल प्लेयर, तो वो तो ये देखो हमारे सामने पड़े 88 का क्या हो जाएगा गुणा। तो ये 19% किसके बराबर है 76 के, और 19 गया नीचे, ठीक है। और गुणा में प्लेयर पूछें तो 88 का गुणा, तो ये कटिंग कर दो बच्चों कितना है 4, 88 का 4 से गुणा किया 352। तो बच्चों ये हमारे सवाल का आंसर हो गया। बस ध्यान रखना यहाँ गलती से 100 मत लगा देना, कुल छात्र पूछें तो 100 लगाना है, कुल खिलाड़ी पूछें तो 88 ही लगाना है, ठीक है। ये सवाल में ध्यान रखना, शब्दों में ध्यान रखना पड़ता है लास्ट में पूछा क्या है। ओके, अगला सवाल ऐसा ही है, यही डाटा है बस उसमें लास्ट में कुल विद्यार्थी पूछ रहे हैं, यही सेम ही है सब कुछ। देखो वही
बस ये पूछा कुल विद्यार्थी कितने हैं इसमें, बस ठीक है ना, बस आप समझ गए होगे। अब की बार क्या करना है, वो लास्ट में जहाँ हमने 88 लगाया था ना गुना में, वहाँ क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक, तो जल्दी से अपने इस सवाल को ले लेते हैं। देखो वही सब कुछ डाटा है जितना हमने पिछले सवाल में किया था, वही सब कुछ है, वही वैल्यू है, इसलिए जल्दी से आपको मैं बता देता हूँ। देखो इतना हमने सब कुछ कर लिया था, बस ये ध्यान रखो ये जो 76 है ये किसके बराबर है, इस 19% के। ठीक, 19 गया नीचे, तो बच्चों आपसे पूछा क्या है, कुल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थियों के लिए 100 का गुना। ठीक है, तो ये गया नीचे और गुना में 100 कैलकुलेट किया तो क्या है बच्चों 400। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, ये लो, ये आज की हमारे क्लास है, जो सेशन है वो यहीं समाप्त हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब अपने अगली क्लास में मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखें, ये हमारे कुछ सोशल प्लेटफॉर्म हैं जिनमें से आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। इसका लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, और इसको ज्वाइन करने का फ़ायदा है कि इसमें सारी वीडियोज़ के लिंक भी मिल जाएंगे और PDF फाइल भी मिल जाएंगी नोट्स के रूप में। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसे पहुँचाओ स्टूडेंट्स। ठीक है, और आज का जो सेशन है यही समाप्त करते हुए जय हिंद, जय भारत।